सभी को प्यार भरा नमस्कार। इंपीरियल एग्रो क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम डिस्कस करने वाले हैं आज जेट का पेपर। इससे पहले हमारी 5-6 क्लासेस लग चुकी हैं। अगर आप न्यू स्टूडेंट हो तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। फिर इस क्लास के ख़त्म होने के बाद में 6:30 बजे ठीक 6:30 बजे हमारी केमिस्ट्री की क्लास लगेगी, उसका हिस्सा बनिए। फिर उसके बाद में प्ले लिस्ट में जाके हमारी जो ओल्ड पेपर सीरीज़ है उसमें से आप क्वेश्चंस देख सकते हो, पेपर देख सकते हो, किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का रोमांचक सफर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इनमें से कौन सा तत्व कोशिका भित्ति की रचना के लिए आवश्यक है। जो कोशिका भित्ति है उसका संरचना का निर्माण कौन सा तत्व करता है, नाइट्रोजन, कैल्शियम, आयरन या फिर बोरोन। बताइए जल्दी से क्या होगा इसका जवाब। इनमें से कौन सा तत्व कोशिका भित्ति की रचना के लिए आवश्यक है। देखिए जिसने इसका जवाब दिया है कैल्शियम, बिल्कुल सही जवाब है। जो कैल्शियम होता है वो क्या होता है, कोशिका भित्ति की संरचना के लिए आवश्यक तत्व माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला सवाल है हमारा, धान की फसल का अनुहरण खरपतवार है। धान की फसल का अनुहरण खरपतवार बताना है, जल्दी से बताइए। फेलेरिस माइनर, साइनोडोन, डेक्टाइलोन, एकाइनोगोआ क्रसिगल्ली या फिर सेटेरिया ग्लोका। ए, बी, सी या डी, 1, 2, 3 या 4। धान की फसल का अनुहरण खरपतवार बताना है आपको। देखिए जिसने जवाब दिया है इसका ऑप्शन नंबर तीसरा, एकाइनोगोआ क्रसिगल्ली, बिल्कुल सही जवाब है। जो धान की फसल का अनुहरण खरपतवार है वो है एकाइनोगोआ क्रसिगल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, अगला सवाल है हमारा, मक्का की इष्टतम फसल ज्यामिति होगी। मक्का की इष्टतम मतलब औसतन या फिर सूटेबल फसल ज्यामिति पूछी है। 60 × 25, 30 × 10, 120 सेंटीमीटर × 50 सेंटीमीटर या फिर 22.5 सेंटीमीटर × 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन 1, 2, 3, 4, सिर्फ ऑप्शन लिखना है आपको कमेंट में। क्या होगा बताइए इसका कमेंट, जवाब दीजिए। मक्का की इष्टतम फसल ज्यामिति कितनी होगी, 60 सेंटीमीटर, 60 × 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए जिसने जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। मक्का की इष्टतम फसल ज्यामिति कितनी होती है, इष्टतम फसल ज्यामिति 60 × 25 सेंटीमीटर मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला सवाल है, दालों के लिए हानि रहित शाकनाशी है। जो दालें होती हैं उनके लिए हानि रहित शाकनाशी बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए है मेटा स्क्यूरोन, ऑप्शन बी है 2,4-D, सी ब्यूटाक्लोर और ऑप्शन डी है हमारा पेंडिमेथिलीन। क्वेश्चन अब से जो क्लास करेंगे हम, ये वाली क्लास करेंगे वो डिस्कस करेंगे, उसमें छोटी ही रखेंगे क्योंकि स्टूडेंट ज़्यादा अटेंड नहीं करते हैं, बीच में छोड़ के चले जाते हैं, फिर वीडियो का परफॉर्मेंस खराब हो जाता है। इसका जवाब क्या हो जाएगा, जिसने पेंडिमेथिलीन जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। तो पेंडिमेथिलीन क्या होता है, दालों में हानि रहित होता है, हानि नहीं करता है शाकनाशी के रूप में। बिल्कुल 20 मिनट्स की क्लास है, 20 मिनट में आपको सारे 40 क्वेश्चन में सोल्व करवा दूंगा। तो पूरी क्लास में बने रहिएगा प्लीज़, पूरी क्लास अटेंड करिएगा। 20 मिनट की क्लास है, पूरी अटेंड करवा देंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जवार धान की फसल की अपेक्षित बीज दर बतानी है आपको। जवार धान्य की अपेक्षित बीज दर कितनी होगी बताइए जल्दी से। जिसने 8 से 10 किलोग्राम जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जो जवार की बीज दर होती है वो कितनी होती है, 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अगला है हमारा, गुच्छेदार मूंगफली की इष्टतम पौध संख्या। अब देखिए जो गुच्छेदार मूंगफली होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक तो होती है गुच्छेदार और एक फैलने वाली। तो एक तो होती है बंची टाइप और एक होती है स्प्रेड टाइप। तो मूंगफली की इष्टतम पौध संख्या पूछिए 1 हेक्टर में। ऑप्शन तीसरा जवाब सही होगा, 3.3 लाख। जिसने 3.3 लाख जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। 1 हेक्टर में 3.3 लाख पौधे लगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला सवाल है हमारा, गर्डल बीटल किसका सर्वाधिक हानिकारक कीट है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये गर्डल बीटल है ये सिर्फ और सिर्फ सोयाबीन के अंदर ही पाई जाती है, इसलिए पूछा जाता है। बिल्कुल स्पेसिफिक क्वेश्चन है, स्पेशल क्वेश्चन है, तो ध्यान रखना। गर्डल बीटल किस में पाई जाएगी, गर्डल बीटल पाई जाएगी सोयाबीन के अंदर। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अंतिम रेशा निकालने के लिए अलसी के डंठल के उपचार को क्या कहा जाता है। अंतिम रेशा निकालने के लिए अलसी के डंठल के उपचार को, जो अलसी होती है उसमें जो डंठल होता है उस डंठल को क्या कर देते हैं हम, सड़ा देते हैं या रेटिंग प्रोसेस कर देते हैं। तो सड़ा देते हैं, रेटिंग प्रोसेस करना ही क्या कहलाता है, अलसी का रेशा निकालने का अंतिम उपचार। तो पूछ ले अंतिम उपचार क्या होगा, सड़ाना अंतिम उपचार कहलाता है। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट है हमारा, राजस्थान किसके उत्पादन में पहले स्थान पर आता है। राजस्थान किसके उत्पादन में आता है, तो आपको पता है राजस्थान में जो सबसे ज़्यादा फसल होती है वो सरसों की फसल होती है। कौन सी फसल होती है, सरसों की फसल होती है, और सरसों उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल है हमारा, सीड प्लॉट तकनीक किससे संबंधित है, बताना है आपको। बताइए, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो मैं आपको बता दूंगा
कि आप बताना है, और जो बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चंस होंगे वो नॉर्मल क्वेश्चंस मैं खुद ही सॉल्व करवा दूंगा, क्योंकि वो आपको आते हैं। तो सीट प्लॉट तकनीक बतानी है आपको। ऑप्शन ए, बी, सी या डी, क्या होगा इसका जवाब? बताइए जल्दी से, सीट प्लॉट तकनीक का क्या जवाब होगा? जिसने ऑप्शन 4 जवाब दिया है आलू, बिल्कुल सही जवाब है। जो सीट प्लॉट टेक्निक होती है, सीट प्लॉट टेक्निक किस में इस्तेमाल करते हैं हम? आलू की फसल में इस्तेमाल करते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट है हमारा प्रमाणित बीज के लेबल का रंग। 10 बार आ चुका है सवाल। प्रमाणित बीज पर किस प्रकार का होता है? प्रमाणित बीज के लेबल का रंग होता है नीला। जो प्रमाणित बीज का थैला होता है उस पर विशेष प्रकार का टैग लगा होता है, उस टैग का कलर पूछा है, उस टैग का कलर होता है नीले कलर का। आधार बीज का पूछ ले तो सफेद बताना है आपको। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट है हमारा स्टोमेटा के खुलने और बंद होने में अंतःग्रस्त पोषक तत्व है। क्वेश्चन क्या पूछा है? स्टोमेटा के खुलने तथा बंद होने में अंतःग्रस्त पोषक तत्व है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा पोटेशियम, बी मैग्नीशियम, सी जिंक और डी तांबा। बताइए स्टोमेटा के खुलने और बंद होने में अंतर्गत पोषक तत्व कौन सा होगा? स्टोमेटा पूछा है यहाँ पर। स्टोमेटा के खुलने और बंद होने में जिसने जवाब दिया है पोटेशियम, बिल्कुल सही जवाब है। जो पोटेशियम होता है वो क्या करता है? स्टोमेटा का खोलता है और बंद करता है एक तरीके से वो। अगला सवाल है हमारा पर्णीय अनुप्रयोग के लिए। अनुप्रयोग के जगह आप ये भी समझ सकते हो कि पर्णीय छिड़काव के लिए यूरिया का बायूरेट अंश कितना होता है। पर्णीय छिड़काव के लिए यूरिया का बायूरेट अंश आपको बताना है। बताइए जल्दी से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 0.5% से कम, 1 से 2%, 1 से 1.5% या फिर 2% से ज़्यादा। पर्णीय छिड़काव, यूरिया का पर्णीय छिड़काव करना है या यूरिया का जलीय विलयन का छिड़काव करना है। जिसने 0.5% से कम की मात्रा दी, बिल्कुल सही जवाब है। जब हम यूरिया का पर्णीय छिड़काव करेंगे तो उसमें जो बायूरेट होगा, बायूरेट उसके अंदर जो पाया जाएगा उसकी मात्रा 0.5% से कम ही होनी चाहिए। 0.5% से अधिक अगर ज़्यादा पाई जाएगी तो वो हानिकारक प्रभाव डालेगा किस पर? अपनी फसल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला सवाल है हमारा स्थानांतरित बालू के टिब्बे सैंडोन्स राजस्थान के किस हिस्से में उत्पादन में रुकावट करते हैं? देखिए अब जहां पर स्थानांतरित बालू के टिब्बे पाए जाएंगे वहीं वो रुकावट करेंगे। तो बताइए स्थानांतरित बालू के टिब्बे राजस्थान के किन क्षेत्र में पाए जाते हैं? पूर्वी में, पश्चिमी में, उत्तरी में या फिर दक्षिणी में? बताइए राजस्थान में स्थानांतरित बालू के टिब्बे कहाँ पर पाए जाते हैं? पूर्वी क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, उत्तरी क्षेत्र या फिर दक्षिणी क्षेत्र? जवाब दीजिए जल्दी से। जिसने इसका जवाब दिया है राजस्थान के जो स्थानांतरित बालू के टिब्बे, जिसका जवाब दिया है पश्चिमी, बिल्कुल सही जवाब है। राजस्थान का जो पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिमी क्षेत्र में कौन कौन से जिले आते हैं? जैसलमेर, बाड़मेर, नागौर का कुछ हिस्सा, जैसलमेर के अलावा बीकानेर और कुछ हिस्सा इसमें आ जाता है, थोड़ा बहुत चूरू का भी। तो ये कौन से जिले हैं? ये पश्चिमी जिले हैं, रेगिस्तानी क्षेत्र है यहाँ पर, और यहाँ पर स्थानांतरित बालू के टिब्बे पाए जाते हैं। उन्हीं टिब्बों को वो टिब्बे क्या करते हैं? फसल उत्पादन में रुकावट पैदा करते हैं। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है। नेक्स्ट है हमारा आम का प्रत्यारोपण। अब प्रत्यारोपण कह लो या फिर उसको प्रवर्धन कह लो या उसको प्रसारण कह लो या उसको वेजिटेटिव ग्रोथ कह लो, आप सारे ही वर्ड्स एक हैं, ठीक है। तो पूछा गया है आम का प्रत्यारोपण किस विधि से करेंगे, करने का सर्वोत्तम समय कौन सा है? तो अप्रैल, जून, अक्टूबर, दिसंबर, जुलाई, सितंबर या जनवरी, मार्च? बताइए जल्दी से, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आम का प्रत्यारोपण करने का सर्वोत्तम समय कौन सा होगा? अप्रैल, जून, अक्टूबर से दिसंबर, जुलाई से सितंबर, जनवरी से मार्च? जिसने इसका जवाब दिया है जुलाई से सितंबर, बिल्कुल सही जवाब है। जो आम का प्रत्यारोपण करने का सर्वोत्तम समय है वो कौन सा है? आम का प्रत्यारोपण करने का सर्वोत्तम समय जुलाई से सितंबर माह को माना जाता है। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है। नेक्स्ट है हमारा बेर की देर से पकने वाली किस्म बतानी है आपको। बेर की देर से पकने वाली किस्म है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा गोला, बी है हमारा चोमू लोकल, सी मुंडिया और डी उमरान। बताइए बेर की देर से पकने वाली किस्म कौन सी होगी? बेर की देर से पकने वाली किस्म 1, 2, 3 और 4, बताइए क्या होगा इसका जवाब? जिसने ऑप्शन डी जवाब दिया है उमरान, बिल्कुल सही जवाब है। बेर की देर से पकने वाली किस्म कौन सी हो जाएगी? उमरान बेर की देर से पकने वाली किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जालोर सीडलेस किसकी किस्म है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। सही बताइए इसका आंसर क्या होगा? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जालोर सीडलेस। और इसी की एक और वेराइटी होती है जिसको बोलते हैं हम थॉमसन सीडलेस। तो पहले जालोर सीडलेस बताइए किसकी होगी? आम, पपीता, केला या अंगूर? जिसने पपीता जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। जालोर सीडलेस पपीते की होती है। अगर जालोर की जगह थॉमसन लगा दे तो थॉमसन सीडलेस किसकी हो जाएगी? थॉमसन सीडलेस हो जाएगी अंगूर की। थॉमसन सीडलेस अंगूर की, जालोर सीडलेस पपीते की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ही आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला है हमारा विथेनिया सोमनीफेरा है एक फलदार पौधा, तिलहनी पौधा, औषधीय पौधा या सब्जी वाला पौधा? बताइए विथेनिया सोमनीफेरा किस प्रकार का पौधा है? विथेनिया सोमनीफेरा बताना है आपको किस प्रकार का पौधा है।
जिसने औषधीय पौधा जवाब दिया है, बिल्कुल सही जवाब है। जो विथानिया सोमनीफेरा है वो किस प्रकार का पौधा है? औषधीय पौधा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विटामिन बी सी से भरपूर फल, सब लोग जानते हो विटामिन सी किस में पाया जाता है? सबसे ज़्यादा विटामिन सी किस में पाया जाता है? बताइए जल्दी से, विटामिन सी बताना है आपको, सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है? विटामिन सी जो सबसे ज़्यादा पाया जाता है वो पाया जाता है आंवले के अंदर। किसके अंदर पाया जाता है? आंवले के अंदर। ऑप्शन नंबर 1 हमारा सही जवाब हो जाएगा। आंवले के अंदर क्या पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या होगा। अल्फांसो किस स्थान की आम की प्रसिद्ध किस्म है? अल्फांसो किस स्थान की आम की प्रसिद्ध किस्म है? बताइए जल्दी से। बिहार, रत्नागिरी, राजस्थान या फिर दिल्ली? अल्फांसो आम की किस्म बताना है, किस स्थान की प्रसिद्ध किस्म है? जिसने इसका जवाब दिया है रत्नागिरी, बिल्कुल सही जवाब है। आम की जो अल्फांसो किस्म है वो मुख्य रूप से रत्नागिरी क्षेत्र में उगाई जाती है, वहाँ पर प्रसिद्ध है। अब इसका दूसरा नाम है हाफूस या बादामी। इसका दूसरा नाम क्या हो जाएगा? हाफूस या बादामी भी इसको कहते हैं। और सबसे ज़्यादा जो वेरिएशंस देखने को मिलता है वो आम की किस्मों में देखने को मिलता है, यानी कि प्रभाविता, यानी कि उसको हम ये बोल सकते हैं कि अलग अलग टाइप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला, इनमें से कौन सी फसल बायोडीजल के लिए महत्वपूर्ण है? बायोडीजल के लिए बताना है आपको आलू, कपास, जेट्रोफा या मेस्टा? किस फसल से बायोडीजल बनाया जाता है? बताइए जल्दी से, किस फसल से बनाया जाता है बायोडीजल? जिसने इसका जवाब दिया है जेट्रोफा, बिल्कुल सही जवाब है। जो जेट्रोफा होता है या रतनजोत होता है वो बायोडीजल बनाया जाता है। उससे क्या बनाया जाता है? बायोडीजल बनाया जाता है जेट्रोफा कर्कस या फिर रतनजोत। जेट्रोफा कर्कस या फिर रतनजोत से क्या बनाया जाता है? बायोडीजल बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पपीते का प्रवर्धन किया जाता है। पपीते का प्रवर्धन किससे किया जाता है? प्रकंद से, पेबंद से, चापी निरूपण से या फिर बीज द्वारा? बताइए पपीते का प्रवर्धन किससे करेंगे? प्रकंद द्वारा, पेबंद द्वारा, चापी निरूपण द्वारा या फिर बीज द्वारा? पपीते का प्रवर्धन देखिए, जिसने जवाब दिया है पपीते का प्रवर्धन का, जिसने जवाब दिया है बीज द्वारा, बिल्कुल सही जवाब है। बिल्कुल सही जवाब है आपका, बीज द्वारा किया जाता है। पपीते का प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है? बीज के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुबह की क्लास में बता चुका हूं मैं। सुबह आज मैंने क्या पढ़ाया था? सुबह आज मैंने पढ़ाया था पपीता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्रीष्मकालीन की भिंडी की फसल की बीज दर बतानी है आपको। भिंडी की फसल ग्रीष्मकालीन और वर्षाकालीन दो प्रकार से उगाई जाती है। तो ग्रीष्मकालीन जो भिंडी होती है वो वर्षाकालीन भिंडी से, भिंडी के एक्चुअल टाइम से थोड़ी पहले उगाई जाती है। तो बताना है आपको जो ग्रीष्मकालीन भिंडी है उसकी बीज दर कितनी होगी? 10 किलोग्राम, 20 किलोग्राम, 15 या फिर 25 किलोग्राम? क्या होगा इसका जवाब? ग्रीष्मकालीन भिंडी की बीज दर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, क्योंकि भिंडी की जो बीज दर है वो अलग अलग होती है। जो ग्रीष्मकालीन भिंडी की बीज दर होगी वो ज़्यादा होगी और वर्षाकालीन की कम होगी। देखिए जो वर्षाकालीन भिंडी की बीज दर, ग्रीष्मकालीन भिंडी की बीज दर होगी वो होगी 20 किलोग्राम प्रति हेक्टर। कितनी होगी? 20 किलोग्राम प्रति हेक्टर होगी। और वर्षाकालीन की पूछ ले तो उसकी 15 किलोग्राम हो जाएगी। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट है हमारा, सफ़ेद मूसली जिसको बोलते हैं क्लोरोफाइटम की फसल लगभग कितने दिनों में तैयार हो जाती है? सफ़ेद मूसली क्लोरोफाइटम ट्यूबरोसम इसका वानस्पतिक नाम है। क्लोरोफाइटम ट्यूबरोसम इसका वानस्पतिक नाम है। बताइए इसकी फसल लगभग कितने दिनों में तैयार हो जाती है? 80 से 90, 100 से 110, 120 से 140 या 140 से 150 दिन? बताइए सफ़ेद मूसली की फसल लगभग कितने दिन में तैयार हो जाती है? जिसने ऑप्शन दूसरा जवाब दिया है इसका गलत है। इनका ऑप्शन ए है 80 से 90 दिन। कितने दिन में तैयार हो जाती है? सफ़ेद मूसली 80 से 90 दिनों में तैयार हो जाती है। सफ़ेद मूसली कितने दिनों में तैयार हो जाती है? 80 से 90 दिनों में तैयार हो जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कद्दू वर्गीय सब्जियां होती हैं के लिए नाइट्रोजन के अनुप्रयोग की सामान्य मात्रा होती है। बताना है आपको कद्दू वर्गीय सब्जियों के लिए नाइट्रोजन के अनुप्रयोग की सामान्य मात्रा कितनी होगी? मतलब कम से कम हम नाइट्रोजन कितनी मात्रा में डालें? बताइए जल्दी से। 40 से 60, 80 से 100, 120 से 140, 150 से 170 किलोग्राम? बताइए। जिसने ऑप्शन बी जवाब दिया है 80 से 100 किलोग्राम, बिल्कुल सही जवाब है। जो कद्दू वर्गीय सब्जियां होती हैं हम उसमें 80 से 100 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टर उपयोग करते हैं। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टमाटर सॉस में प्रयोग किए जाने वाला सामान्य परिरक्षक है। टमाटर सॉस में प्रयोग किए जाने वाला सामान्य परिरक्षक है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी है सोडियम बेंजोएट, सी है एस्कॉर्बिक एसिड और ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। बताइए टमाटर सॉस में प्रयोग किए जाने वाला सामान्य परिरक्षक कौन सा होगा? कौन सा होगा सामान्य परिरक्षक? जिसने जवाब दिया है सोडियम बेंजोएट, बिल्कुल सही जवाब है। जो सोडियम बेंजोएट होता है वो टमाटर की सॉस में या केचप में परिरक्षक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। अगला सवाल देखिए क्या है। नेक्स्ट है हमारा, खाद्य परिरक्षण के लिए हिमीकरण विधि का प्रयोग किस तापमान पर किया जाता है?
खाद्य परिरक्षण के लिए हिमकरण विधि का प्रयोग किस तापमान पर किया जाता है। देखिए लगभग आधी क्लास कंप्लीट हो, आधी से ज़्यादा कंप्लीट हो चुकी है, तो पूरी क्लास में बने रहिएगा, यकीन मानिए आपको फायदा होगा। न्यू स्टूडेंट हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। यहाँ पर रोजाना ऐसी ही क्लासेस चलती रहती हैं और इसके बाद में 6:30 बजे, ठीक 6:30 बजे केमिस्ट्री की क्लास होगी, वो बहुत ही धमाकेदार क्लास होगी। और फिर 8:30 बजे होगी हमारी जीव विज्ञान की क्लास। जिसने इसका जवाब दिया है क्वेश्चन नंबर 28 यानी 28 का जिसने जवाब दिया है तो 40 डिग्री सेंटीग्रेड, बिल्कुल सही जवाब दिया है। -18 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड जिसने जवाब दिया ऑप्शन नंबर तीसरा। नेटवर्क प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा सा रुक रहा है साउंड, कोई दिक्कत नहीं है। -18 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है जेली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है। यहाँ पर देखिए एक बार वापस से क्लियर कर देता हूँ, जो ये माइनस नहीं है, ये 18 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला सवाल देखिए, माइनस भी हो सकता है। जेली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है, जेली का सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटक है, बताइए जल्दी से। पेक्टिन, रेशा, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट। जेली बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन सा होगा? जेली बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कौन सा होगा? पेक्टिन, रेशा, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट। जिन फलों में पेक्टिन पाया जाएगा उन्हीं फलों की हम क्या बना सकते हैं? उन्हीं फलों की हम बना सकते हैं जेली। तो पेक्टिन क्या है? जेली के लिए महत्वपूर्ण तत्व है। एक क्वेश्चन इसमें से मैंने हटाया है, 2 क्वेश्चन पुराने डाटा के थे वो मैंने हटा दिए हैं, वो आपके काम के नहीं है। राठी किसकी किस्म है? राठी किस्म है बकरी की, सॉरी राठी किस्म बतानी है आपको किसकी है, मैंने गलत बता दिया। राठी किस्म गाय की है, किसकी है? गाय की है। राठी किसकी किस्म है? राठी गाय की किस्म है। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है। नेक्स्ट है हमारा, एक वयस्क बकरी को स्थान की आवश्यकता होती है, बताइए जल्दी से। एक वयस्क बकरी को कितने स्थान की आवश्यकता होगी? A, B, C या फिर D? जिसने जवाब दिया है 1.025 से 1.050, 50 ही होगा यहाँ पर। 1.02 से 1.05 समझ सकते हो आप इसको, या 1.25 से 1.50 वर्ग मीटर स्थान की आवश्यकता होती है। एक बकरी को 1.25 से 1.50 वर्ग मीटर स्थान की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है। अगला सवाल है हमारा, भेड़ों की इन नस्लों में से कौन सी नस्ल राजस्थान के उदयपुर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पाई जाती है? भेड़ों की इन नस्लों में से कौन सी नस्ल राजस्थान के उदयपुर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पाई जाती है? चोखला, नाली, मालपुरा या फिर सोनाड़ी? बताइए भेड़ों की इन नस्लों में से कौन सी नस्ल राजस्थान के उदयपुर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पाई जाती है? चोखला, नाली, मालपुरा, सोनाड़ी। जिसने सोनाड़ी जवाब दिया है बिल्कुल सही जवाब है। भेड़ों की नस्लों में से जो सोनाड़ी नस्ल है, सोनाड़ी नस्ल क्या है? सोनाड़ी नस्ल राजस्थान के उदयपुर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पाई जाती है, राजस्थान के उदयपुर क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पाई जाती है। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है। नेक्स्ट है हमारा, मुर्गी के अंडों को कृत्रिम ढंग से सेने के लिए पहले, दूसरे और तीसरे सप्ताह के लिए सर्वाधिक उपयुक्त तापमान बताना है आपको। मुर्गी के अंडों को कृत्रिम ढंग से सहने के लिए हम क्या करते हैं? इंक्यूबेटर का इस्तेमाल करते हैं, और उसमें हम क्या करते हैं? उसमें हम अंडों से चूजा जब तक आता है, जब तक नहीं आता है तब तक उसको कृत्रिम रूप से हम क्या करते हैं? तापमान प्रदान करते हैं, और वो प्रोसेस कहलाता है अंडों को सेना। अंडों को सेने के लिए तापमान जिसने बताया है 100 डिग्री, 101 डिग्री और 102 डिग्री, बिल्कुल सही जवाब है। ये प्रोसेस होता है जिसमें सबसे पहले सप्ताह में 100 डिग्री सेंटीग्रेड, फिर दूसरे सप्ताह में 101 डिग्री सेंटीग्रेड, और फिर तीसरे सप्ताह में 102 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं है, फ़ारेनहाइट है सारे डाटा, फ़ारेनहाइट का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है। नेक्स्ट है हमारा, मरुस्थल की भयानक गर्मी में अपने शरीर के वजन के लगभग कितने प्रतिशत पानी की हानि बर्दाश्त कर सकता है? मरुस्थल की भयानक गर्मी में ऊंट अपने शरीर के वजन का लगभग कितने प्रतिशत पानी की हानि बर्दाश्त कर सकता है? 10, 20, 30, 40। बताइए क्या होगा इसका जवाब? कितने प्रतिशत कर सकता है? 10%, 20%, 30% या फिर 40%? देखिए जिसने जवाब दिया है 30%, बिल्कुल सही जवाब है। मरुस्थल की भयानक गर्मी में अपने ऊंट अपने शरीर का लगभग 30% तक की हानि को बर्दाश्त कर सकता है, और हम लगभग 1 से लेकर 5% अगर हानि हो जाती है पेट में या हमारे शरीर में जल की, तो हम मरने की अवस्था में आ जाते हैं। अगला सवाल देखिए। नेक्स्ट है हमारा, पशुओं का खुर पका मुंह पका रोग किस कारण होता है? बहुत बार पूछा जा चुका है सवाल, वायरस के द्वारा होता है, आप सब लोग जानते हो। इसको FMD भी कहते हैं, या फुट एंड माउथ डिजीज के नाम से भी इसको जाना जाता है। अगला सवाल देखिए क्या पूछा है। नेक्स्ट है हमारा, पशुपालन में इनमें से सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाले एंटीसेप्टिक कौन सा है? एंटीसेप्टिक यानी जो जीवाणुओं की ग्रोथ को रोकता है, वृद्धि को रोकता है, उनको मारता है, वो एंटीसेप्टिक कहलाता है। बताइए जल्दी से, पशुपालन में इनमें से सामान्यतः प्रयोग किए जाने वाला एंटीसेप्टिक कौन सा होगा? अल्कोहल, फिनाइल, फिनोविस या फिर अरंडी का तेल? जिसने इसका जवाब दिया है फिनाइल, बिल्कुल सही जवाब है। जो फिनाइल होता है वो क्या करता है? एंटीसेप्टिक का काम करता है,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला सवाल है हमारा, किस पशु के दूध में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाई जाती है, वसा पाई जाती है। बताइए, भैंस, ऊँटनी, गाय या फिर बकरी। बताइए किस पशु के दूध में वसा की मात्रा अधिक पाई जाती है। जिसने इसका जवाब दिया है ऊँटनी गलत है, जिसने भैंस जवाब दिया है बिल्कुल सही है। हमें हमारे इकोनॉमिक पर्पस के हिसाब से क्वेश्चन को पूछा गया तो इकोनॉमिक के हिसाब से ही हमें देना पड़ेगा, ठीक है। तो जवाब होगा भैंस। अगला सवाल देखिए, नेक्स्ट है, दूध से क्रीम को किस विधि से पृथक किया जा सकता है। दूध को क्रीम से किस विधि से या दूध से क्रीम को किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है। विधि का नाम बताना है, अपकेंद्रीय, जैविक विधि, रासायनिक विधि या पास्तुरीकरण। बताइए जल्दी से, दूध से क्रीम को किस विधि द्वारा पृथक किया जाता है, अपकेंद्रीय विधि, जैविक विधि, रासायनिक विधि या फिर पास्तुरीकरण। जिसने इसका जवाब दिया है अपकेंद्रीय विधि बिल्कुल सही जवाब है, अपकेंद्रीय विधि के द्वारा किया जाता है। तो ये 39 क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन और है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो। इससे पहले कहना चाहता हूँ कि ठीक 6:30 बजे क्लास लगेगी रसायन विज्ञान की। कल स्टूडेंट आए थे लेकिन चले गए वापस से, तो थोड़ा आपको कहना चाहता हूँ प्लीज़ पूरी क्लास अटेंड किया करें ताकि आपको बहुत फ़ायदा होगा। और इस क्लास को भी पूरा अटेंड करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा कमेंट करके बताना क्लास कैसी थी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, अगला सवाल है हमारा, दूध की गुणवत्ता का निर्णय करने में किसका अनुमान लगाने के लिए लैक्टोमीटर का उपयोग किया जाता है। बताइए जल्दी से। अम्लता परीक्षण, अपेक्षित घनत्व, क्षारीयता या भस्म। जिसने अपेक्षित घनत्व जवाब दिया बिल्कुल सही जवाब है। दूध का अपेक्षित घनत्व ज्ञात करने के लिए हमें लैक्टोमीटर का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो अपेक्षित घनत्व किससे करेंगे, लैक्टोमीटर से ज्ञात करेंगे। तो ये थे कुछ क्वेश्चन जो जेट में आए हुए थे। जेट का पेपर था ये सन 2010 का, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही। ठीक 6:30 बजे मिलेंगे केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, बाहर तो कोरोना है।